हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे ये एयरपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ी, और ये भी देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही के टाइम में हमारे पास एक न्यूज आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया एयरपोर्ट इनोग्रेट किया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। दैट इज नोन टू बी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो क्या खास है इस एयरपोर्ट में? उत्तर प्रदेश में तो पहले ही कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, तो अब ये नया एयरपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, हमारे पास स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो हमारे पास पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जो ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर टूरिज्म को लेकर काफी पोटेंशियल्स है, उनको हम बाकी एरियाज के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे ताकि टूरिज्म को, रिलीजियस टूरिज्म को बूस्टअप किया जा सके। अब रिलीजियस टूरिज्म क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। श्री हरमंदिर साहिब जो हमारे पास अमृतसर में है, बहुत से लोग रिलीजियस सेंटीमेंट की वजह से वहां जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एज अ टूरिस्ट वहां पर जाते हैं। उससे फायदा क्या मिलता है कि हमारे पास अगर हम बात करें, देखो धार्मिक भावनाएं तो जुड़ी हुई हैं, बहुत से लोग उनके लिए तो हरमंदिर साहिब सब कुछ ही है, लेकिन धार्मिक भावनाओं के अलावा हमारे पास उससे फायदा क्या होता है कि जो वहां के लोग हैं, अमृतसर के जो लोग हैं, उन्हें काफी बड़े लेवल पे रोजगार मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान था कि बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जाए। बुद्धिस्ट सर्किट में क्या होगा कि जो बुद्धिज्म से जुड़ी मेन साइट्स हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड मेन साइट्स हैं, उनको कनेक्टिविटी प्रदान की जाए। तो जैसे ये एयरपोर्ट बनेगा, इससे क्या होगा कि जो लुम्बिनी है, सारनाथ है, गया है और अदर साइट्स हैं, उनको कनेक्टिविटी मिल पाएगी। हाँ जी, कनेक्टिविटी मिल पाएगी। और टूरिस्ट जो हैं, जो हमारे पास, या फिर जो श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट कहूं, श्रद्धालु कहूं, जो भी यहां जाना चाहें उनके लिए जाना आसान हो जाएगा। अब इसके एयरपोर्ट के बनने के बाद अब क्या होगा? फ्लाइट्स आना शुरू होंगी अलग अलग एरिया से। तो फ्लाइट्स के लिए क्या ऑलरेडी प्लान बना हुआ है? तो आंसर है यस। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है, उड़ान स्कीम। अगर आपने इसके बारे में सुना हो, स्कीम का नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 900 नए रूट्स अप्रूव किए थे, जिसमें से काफी सारे रूट्स जो हैं वो एग्जीक्यूशन में आ चुके हैं। 350 रूट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में आ चुके हैं, बाकी रूट्स को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो कुशीनगर के साथ कनेक्टिविटी देना यह भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा यहां पर रहेगा। अब यहां पर अगर हम देखें, इस एयरपोर्ट को बनाने के बाद सबसे पहला जो फोकस इंडिया का हुआ वो किसकी तरफ हुआ? श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका से यहां पर कुशीनगर तक इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो स्टार्ट की गई हैं, और इससे हम क्या करेंगे, जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर आपको बता दूं कि श्रीलंका में काफी हद तक लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। चाइना ने बुद्धिज्म का ही एक तरह से नाम लेकर श्रीलंका के साथ रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर पहुंचा दिया। तो अब इंडिया भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज करते हुए ये चाहता है कि हम भी श्रीलंका के साथ अपने रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथन करें। ऑब्वियसली हमारे पड़ोसी हैं। एक कहावत कही जाती है कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो यहां पर हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो हम चाहेंगे श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों। इसी मौके पर श्रीलंका ने भी आगे बढ़कर क्या किया, 2 पेंटिंग्स की हमारे पास कॉपीज गिफ्ट की हैं। ठीक है, 2 पेंटिंग्स की हमारे पास कॉपीज यहां पर गिफ्ट की हैं। वो कौन सी पेंटिंग्स हैं, वो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाती है। देख लीजिए, हमारे पास आपको बता दूं कि श्रीलंका में बुद्धिज्म कैसे पहुंचा। तो अशोक के बेटे हमारे पास और अशोक की बेटी के द्वारा जो बुद्धिज्म है वो श्रीलंका में प्रमोट किया गया। आइए जानने की कोशिश अगर हम करें यहां पर, तो हमारे पास अगर हम बात करें, देखिए ध्यान सुनिएगा कि हमारे पास अगर हम बात करें, जो हमारे पास महिंदा है, अशोक के बेटे, वो हमारे पास श्रीलंका पहुंचते हैं, और वहां के जो राजा हैं किंग देवन पित्यसा, इनके साथ वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, डिलीवर करते हैं, मैसेज डिलीवर करते हैं। इससे रिलेटेड वो पेंटिंग है। ठीक है, तो यहां पर ऑब्वियसली थोड़ा सा नाम थोड़ा सा मेरे लिए भी पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, तो इस नाम को आप देख लीजिए एक बार। ये श्रीलंका के उस समय राजा हुआ करते थे। तो महिंदा जो अशोक के बेटे थे, वो बुद्धा का मैसेज कन्वे करने के लिए, अशोक का मैसेज कन्वे करने के लिए श्रीलंका विजिट करते हैं। इसके अलावा जो अशोक की बेटी थी, डॉटर संगमिता और महिंदा, इन दोनों के नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म को प्रमोट किया है। तो ये एक सेक्रेड बोधि ट्री के जो हिस्से को लेकर श्रीलंका पहुंचती है। ठीक है, और जहां पर ये सेक्रेड बोधि ट्री क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे भी जानने की कोशिश करेंगे। सेक्रेड बोधि ट्री ये है क्या? ये कहीं ना कहीं गौतम बुद्धा से रिलेटेड है, जहां पर उन्हें एनलाइटमेंट हुई थी, सत्य का ज्ञान कहा जाता है, प्राप्त हुआ था। वो भी हम जानने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा एक पेंटिंग्स पे एक बार नजर डाल लीजिए। तो यहां पर आप देखिएगा कि महिंदा, ये हमारे पास महिंदा खड़े हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो एक भिक्षु के वेश में। और यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास अशोक की डॉटर हैं, ठीक है, इन्होंने भी एक सन्यासी का वेश यहां पर धारण किया हुआ है और ये सैपलिंग्स आपको दिखाई दे रही है, तो ये उससे रिलेटेड हमारे पास पेंटिंग। तो डू रिमेंबर ये फेमस पेंटिंग्स हैं, तो आपने याद रखना है कि बुद्धिज्म से जुड़ी हुई 2 पेंटिंग्स रिसेंटली इंडिया को श्रीलंका की तरफ से गिफ्ट्स में मिली हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे कि टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा, और वो कौन सा टूरिज्म? रिलीजियस टूरिज्म। तो क्या ये चीज अभी शुरू हुई है कुशीनगर एयरपोर्ट के बनने के बाद? नहीं। देखिए बच्चे, समझने की कोशिश करना, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने की बात काफी टाइम से चल रही है। आपको बता दूं कि 2014-15 में एक स्कीम आई थी टूरिज्म मिनिस्ट्री की, स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसके अंदर क्या कहा गया था, टूरिस्ट सर्किट डेवलप किए जाएंगे ताकि हमारे पास हर तरह के टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। और यहां पर बुद्धिस्ट टूरिज्म को भी प्रमोट करने की बात की गई थी, और इसी के चलते कुशीनगर साइट को चुना गया। अब कुशीनगर साइट को क्यों चुना गया? क्योंकि यहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब ये परिनिर्वाण क्या है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें बुद्धिज्म को थोड़ा समझना पड़ेगा, गौतम बुद्धा के बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास जो पेंटिंग है वो महापरिनिर्वाण से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये पेंटिंग आपने बहुत बार देखी होगी, ये पोजीशन में जब गौतम बुद्धा लेटे हुए हैं। एक्चुअली जब गौतम बुद्धा की जो डेथ हुई थी उसी को हम महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं, और उनकी डेथ कहा जाता है कि वो एक प्लेस पर लेट गए थे, ठीक है, शांति से लेट गए और वहां पर उन्होंने अपने प्राण जो है वो त्याग दिए। तो ये पेंटिंग कहीं ना कहीं, ये हमारे पास आप ये पिक्चर कहीं ना कहीं आप जब भी देखते हैं तो ये उसी से कनेक्टेड रहती है। चलिए थोड़ा सा गौतम बुद्धा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड, गौतम बुद्धा से रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम से पूछे जाते हैं। ओके, तो यहां पर मैं बात करूं, गौतम बुद्धा को पॉपुलरली बुद्धा या लॉर्ड बुद्धा के नाम से जाना जाता है, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ द वन ऑफ द डोमिनेंट रिलीजन इन द वर्ल्ड, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर के रूप में इन्हें याद किया जाता है। तो जरा इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म बच्चे लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, शाक्य क्लैन में, ठीक है, शाक्य क्लैन में इनका जन्म हुआ था। इनके जो क्लैन का नाम, वंश का नाम, हिंदी में बोलते हैं वंश, हिंदी में बोलते हैं वंश, इंग्लिश में बोलते हैं क्लैन। तो इनका शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम यहां पे आगे बात करें तो जब इनका जन्म हुआ तो राजा बहुत खुश हुए। राजा, इनके पिता जो थे वो राजा हुआ करते थे अपने एरिया के, तो वो बहुत खुश हुए। पंडित वगैरह आए, जैसा कि आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज वगैरह में भी कि पंडित को बुलाया जाता है बच्चे की जन्म कुंडली बनवाने के लिए। तो पंडितों ने कहा कि ये वैभव तो बहुत जो है इसके पास, जो भी है ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाएगा और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी होगा, युगों युगों तक इसको याद रखा जाएगा, लेकिन ये अपना घर छोड़कर ये सब कुछ राजपाट त्याग कर चला जाएगा। और ये सब कब होगा? जब वो दुख देखेगा। जब भी वो दुख देखेगा तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सत्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़ेगा, सत्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ेगा। तो राजा आदेश देते हैं, अब देखो ध्यान से सुनना, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, कि राजा आदेश देते हैं कि गौतम बुद्ध के सामने कोई भी दुख या कोई भी बुरी चीज सामने नहीं आनी चाहिए। तो राज्य में सब जहां जब भी कोई भी चीज उनके सामने आती है तो सब जगह खुशी ही खुशी दिखाई देती है, कुछ भी दुख गम उनके सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता। लेकिन एक बार क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध जो है वो बड़े हो गए, उनकी शादी भी करा दी गई, इसीलिए राजा ने उनकी शादी जल्दी करा दी ताकि वो एक फैमिली पर्सन बन जाए, फैमिली मैन बन जाए। फैमिली मैन जो है वो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाता, वो सिर्फ अपनी फैमिली के कामों में उलझा रहता है। तो यहां पर फैमिली मैन बन जाते हैं हमारे पास गौतम बुद्ध, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अपने सारथी के साथ एक दिन वो राज्य के भ्रमण पे निकल पड़ते हैं, राज्य घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, और उनके सारथी का नाम था चन्ना। नाम याद रखना, उनके सारथी का नाम था चन्ना। अब वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक हमारे पास बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। ध्यान सुनना, एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, कमर उसकी बैंड हो चुकी है और वो झुककर चल रहा है। तो अपने सारथी से पूछते हैं, चन्ना ये क्या है, इसे पर्सन को क्या हुआ है? तो वो बोलते हैं कि ओल्ड एज हो चुका है, अब इसकी बॉडी में जान नहीं है। तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे, इससे पहले इस तरह का बूढ़ा व्यक्ति गौतम बुद्ध ने कभी देखा ही नहीं था। तो चन्ना बताता है कि ये सबके साथ होगा, आप भी एक दिन इसी कंडीशन में आ जाओगे। सुनकर गौतम बुद्ध को बड़ा झटका लगता है। आगे उन्हें चलकर एक बीमार व्यक्ति मिलता है जो बहुत बुरी तरह से बीमार है, उसके शरीर पर हमारे पास आप समझिए कि बहुत बुरे तरह से निशान पड़े हुए हैं। तो गौतम बुद्ध जब उसको देखते हैं तो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं, चन्ना इसे क्या हुआ है? तो चन्ना बताते हैं कि इसको बीमारी है। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं कि बीमारी सबको हो सकती है? तो चन्ना बोलते हैं हाँ जी, बीमारी सबको हो सकती है।
आगे चलकर गौतम बुद्ध को एक डेड बॉडी दिखाई देती है। तो चन्ना से पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये पर्सन जो है वो मर चुका है, मृत है, और एक दिन सबने ही मरना है। तो जब ये गौतम बुद्ध को पता चलता है कि लाइफ में अल्टीमेटली सबने मरना है, इससे पहले उन्हें ये चीज पता ही नहीं थी, तो वो कहते हैं कि ये तो फिर सब कुछ भ्रम है, जो हमारे सामने चल रहा है वो सब कुछ भ्रम है, सब कुछ झूठ है। फिर उन्हें एक पर्सन के बारे में पता चलता है जो सत्य की खोज पे निकला हुआ है। जब उन्हें ये लगता है कि ये पर्सन सत्य की खोज पे निकला हुआ है तो मैं क्यों ना निकलूं, तो 29 की एज में, एट द एज ऑफ 29, वो बिना किसी को बताए अपना सब कुछ घर बार छोड़कर सत्य की खोज पे निकल पड़ते हैं कि दुनिया है क्या, ये दुनिया बनी क्यों है, इस दुनिया में इतने दुख क्यों हैं, इतनी दिक्कतें क्यों हैं, और मरने के बाद हमारा क्या होता है। इस सब के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उनके दिमाग में थे। इस सब को जानने के लिए गौतम बुद्ध जो है वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो अपने एक टीचर से मिलते हैं। आपको बता दूं कि मेडिटेशन सीखते हैं, अलारा कल्मा। कई पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि उनके टीचर का नाम बताइए, अलारा कल्मा। गौतम बुद्ध इनसे मिलते हैं, ठीक है, और ये गौतम बुद्धा के टीचर भी माने जाते हैं जिनसे वो मेडिटेशन सीखते हैं, ठीक है। टीचर एक तरह से कह सकता हूं, सॉरी टीचिंग लिख दिया मैंने। तो इनसे वो मेडिटेशन सीखते हैं। कौन सीखता है मेडिटेशन? गौतम बुद्धा। तो इसलिए इनको गौतम बुद्धा का टीचर भी कहा जाता है। काफी कुछ करने के बाद गौतम बुद्धा काफी चीजों को रियलाइज करते हैं। वो ये जरूर समझ जाते हैं कि इस दुनिया में सारी जो दिक्कतें हैं उनका कारण क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। हमारी जिंदगी में जितनी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनका सबका रूट कॉज क्या है? अटैचमेंट। हम चीजों से अटैच हो जाते हैं। मान लीजिए मेरा फोन है तो मुझे वो फोन बहुत पसंद है, अगर वो फोन टूट जाए तो मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं उसके साथ अटैच हूं। मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ तो हम अटैच होते ही हैं, लेकिन हम अपने बाकी रिलेशंस के साथ भी अटैच होते हैं। तो अगर हमारे किसी रिलेशन में कोई पर्सन है, अगर वो हमारे पास डेड हो जाए, उसके साथ कुछ भी मिसहैप हो जाए तो हमें बुरा लगता है, क्यों? बिकॉज वी आर अटैच्ड। तो यहां पर हमारे पास गौतम बुद्धा ये रियलाइज करते हैं कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर गौतम बुद्धा फिर 49 डेज तक लगातार मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। 49 डेज तक लगातार इनकी मेडिटेशन चलती है गौतम बुद्धा की। और यहां पर मैं बात अगर करूं, 49 डेज तक इनकी मेडिटेशन चलती है, और उसके बाद गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। एनलाइटमेंट इनको मिल जाती है अंडर अ पीपल ट्री। ये जरूर याद रखिएगा, पीपल ट्री। वो पीपल ट्री, इसी को हम बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। इसी को हम बोधि ट्री, जिस ट्री के नीचे गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट हुई थी, सत्य का ज्ञान हुआ था, वो बोधि कहलाए थे, ठीक है। वो बोधि कहलाए थे, जहां पर उन्होंने जीवन का सार समझ लिया था कि जीवन में हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या होता है जीवन। जब उन्होंने ये बात समझी तो वो कहां समझी? एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे समझी, और उसी को बोधि ट्री कहा गया। आज की डेट में बोधि ट्री कहां है? ये बिहार में है। ऑल दो शशांक नाम के राजा ने इसको वहां से फाड़ दिया था, फिर से इस पेड़ को कहीं ना कहीं सेटल डाउन किया गया। और आपको बता दूं कि आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, एक हमारे पास टेंपल बना दिया गया यहां पर, जहां पर गौतम बुद्धा को साल्वेशन, यहां पर एनलाइटमेंट हुई थी। तो यहां पर है महाबोधि टेंपल। सो महाबोधि टेंपल इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बच्चे, ठीक है। इट्स वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये आपको कहां मिलेगी? हमारे पास बिहार में, ठीक है। अब गौतम बुद्ध अपना पहला सरमन, पहला जो ज्ञान है वो किसके साथ बांटते हैं? अपने कुछ शिष्यों के साथ बांटते हैं। और ये कहां पर किया जाता है? सारनाथ में। इस इवेंट को जब गौतम बुद्ध अपना ज्ञान लोगों के साथ बांटना शुरू करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। और जहां उनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी, 483 बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। तो कहां हुई थी? कुशीनगर में, जहां पर ये एयरपोर्ट बनाया गया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जहां पर गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बुद्धिस्ट लोगों के लिए, और वो कुशीनगर है हमारे पास, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इस इवेंट को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। चलिए जी, हमारे पास अब गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि इस दुनिया में 4 बेसिक ट्रूथ हैं, 4 बड़े सत्य हैं, उनको देख लेते हैं हम। वो क्या है? एक तो दुख। इस दुनिया में दुख बहुत है, ठीक है। उस दुख का हमारे पास एक कारण है जिसको कहा गया, दुख का कारण को क्या कहा गया? समुद्य। समुद्य है, और इस कारण को हम खत्म कर सकते हैं, निरोध। और ये खत्म कैसे होगा? जितने भी दुख हैं जिंदगी में वो खत्म कैसे होंगे? थ्रू अ 8 फोल्ड पाथ, जिसको कहा गया अष्टांग मार्ग, ठीक है। अष्टांग मार्ग
या 8 फोल्ड पाथ। अगर हम 8 फोल्ड पाथ की बात करें तो ये वो 8 फोल्ड पाथ है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट और राइट कंसंट्रेशन। तो ये चीजें गौतम बुद्ध ने कही कि अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लो तो आपको जिंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या इसके अलावा कोई बुद्धिस्ट साइट्स को प्रमोट करने के लिए कोई प्रोजेक्ट है? तो जी हाँ, एक हमारे पास स्कीम है दैट इज नोन टू बी प्रसाद। प्रसाद की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। फुल फॉर्म याद रखिएगा। प्रसाद स्कीम किसके लिए है? स्पेशली जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए। जो रिलीजियस टूरिज्म है स्पेशली उसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास आपको एक स्कीम दिखाई देगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, दैट इज नोन टू बी प्रसाद। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और 30 प्रोजेक्ट्स को प्रसाद स्कीम के अंदर लिया गया है और उनमें से हमारे पास जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं कुशीनगर वाली वो भी इंक्लूड की गई हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। आशा करता हूं आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो की जो हमारे पास पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।